Hello friends, welcome to this C-Touch PYQ series that we were doing. ओके तो हम लोग फरवरी 2026 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें CDP को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया है और इसमें 1 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू करिए। अच्छा, उसके बाद 6, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने 15 ही क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर पाई थी। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं इस पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। Question number 16. Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statements and choose the correct option. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। Assertion. Inclusion incorporates acceptance of differences and ensuring that all forms of exclusion are removed. अभिकथन. समावेशन में विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं. रीज़न. डाइवर्सिटी शुड बी वैल्यूड rather than looking at it as an obstacle. कारण. विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए. तो अगर हम बात करें एजर्शन रीजन की यहाँ पे, तो एजर्शन बिल्कुल सही है कि इंक्लूजन का मतलब है आप सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, किसी भी प्रकार का एक्सक्लूजन है उसे आप रिमूव कर सकें. और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो डाइवर्सिटी है उसे आपको एक डाइवर्सिटी की वैल्यू करनी चाहिए, उसे एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखना चाहिए. तो बिल्कुल आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, यानी कि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. यानी A और R दोनों सही हैं और A की R सही व्याख्या करता है. Question number 17. Constructivist approaches of knowledge construction encourage students to. ज्ञान निर्माण की संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे फर्स्ट रोट मेमोराइज द कंटेंट, विषय वस्तु को यंत्रवत रटें. सेकेंड, फॉलो सिंगुलर वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाएं. थर्ड, इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हों. फोर्थ, कास्ट ऑफ देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दें. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने बात करी है किसकी? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, ठीक है. अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पहली चीज़ तो क्या बोलता है कि जो आपका लर्नर है वो कैसा है? वो एक्टिव है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा. आपको जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात आ जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो जाए, आपको हमेशा याद रखना है कि जो लर्नर है वो एक्टिव है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा और जो आपका टीचर है वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, ठीक है. तो टीचर का काम है फैसिलिटेट करना और बच्चे का काम है अपने नॉलेज को एक्टिवली खुद कंस्ट्रक्ट कर लेना. काम नहीं है, मतलब बच्चा अपनी नॉलेज को खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, टीचर वहाँ पर फैसिलिटेटर है. इस चीज़ को मानती है कंस्ट्रक्टिविज्म. तो अब इसने बोला है कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, नहीं, इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं मानेगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म. सेकेंड, फॉलो सिंगुलर वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, नहीं. इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कहती है कि मल्टीपल वेज, डाइवर्स मेथड्स आप यूज़ करिए ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें, ठीक है. एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और बच्चों के अंदर वो थिंकिंग, वो पर्सपेक्टिव आपको डेवलप करना है. आपको वेरियस टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं. दूसरा है इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट विद पीयर. येस, ये तो बिल्कुल सिखाती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, कि पीयर्स के साथ इंटरैक्ट करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, ठीक है. और दूसरा बोला है कास्ट ऑफ देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, नहीं, कास्ट ऑफ देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, क्योंकि बच्चा जो भी अपने बैकग्राउंड से लेके आ रहा है वो
क्या है, बच्चा जो भी अपने बैकग्राउंड से लेके आ रहा है वो सब अच्छा है, मतलब कि वो अपने कोई तो बेसिक फाउंडेशन लेके आ रहा है, वो अपने कोई तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, विच इज़ गुड, उसके साथ साथ आपको जो है बच्चे के अंदर नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप करना है, उसको नई चीज़ें सिखानी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर 3, दैट इज़ इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो। Question 18. Given below are two statements, one marked as assertion and the other as reason. Read the statements and choose the correct option. Assertion A. Teachers in the middle classes often have different expectations from boys and girls. अभिकथन, माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें होती हैं. Reason R. Beliefs about sex differences inform stereotypes, which often leads to just two labels, boys and girls. कारण, लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िवादिता को सूचित करते हैं, जो अक्सर केवल दो नामीकरण, लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं. यहाँ पर जो एजर्शन रीज़न दिया हुआ है, एजर्शन में बोला है कि मिडिल क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो ऑफन बॉयज़ और गर्ल्स से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इसका रीज़न भी दिया हुआ है. इसका रीज़न क्या है, बिलीफ अबाउट सेक्स डिफरेंसेस, जो कि क्या बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये दो लेबल्स बनते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के. तो आपका एजर्शन करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल, क्योंकि टीचर मिडिल क्लास में ये एक्सपेक्टेशंस इसलिए लगते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस बॉयज़ और गर्ल्स से इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं अबाउट सेक्स डिफरेंसेस, ये जो है क्या बनाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, और ये दो लेबल्स देते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का. तो यानी आप ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है. क्वेश्चन नंबर 19. At which level of Kohlberg's moral reasoning children typically do not fully understand rules set down by others and society? कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर दूसरों व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं? ऑप्शन 1 इज़ पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, प्री ऑपरेशनल लेवल, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर. तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ बात करी जा रही है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की. कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी. मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी. ओके, नाउ कोहलबर्ग जो हैं उनकी जो उन्होंने बेसिकली क्या बताया है, इसमें उन्होंने दिए हैं कि जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके 3 लेवल्स हैं एंड देयर आर 6 स्टेजेस. कैसे? हर लेवल में देयर विल बी 2 स्टेजेस. ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल. तो इसमें क्या होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में, बेसिकली यहाँ बच्चे की खुद की एज सच कोई मोरालिटी नहीं होती है. ठीक है, बच्चे की खुद की मोरालिटी नहीं होती है, ये मोरालिटी उस पर एक्सटर्नल है, यानी उस पर थोपी गई मोरालिटी है. आप इसका क्या मतलब समझेंगे, अभी समझाती हूँ मैं. इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म. ये बच्चे की खुद की मोरालिटी नहीं है, उस पर थोपी गई मोरालिटी है. यानी कि इसमें जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें 2 स्टेजेस आएंगे. आपका पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. ओबीडियंस एंड
पनिशमेंट। तो क्या होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में? अच्छा, यहाँ पर आई लग गया है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो क्या होता है इसमें कि यहाँ पर बच्चा जो है वो पनिशमेंट से बचने के लिए चीज़ें करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सोचता है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बच्चे की मोरालिटी है वो सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं सच बोलता हूँ, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, सो दिस इज़ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये आपके बचपन में होता है, बेसिकली 4 से 10 साल तक की उम्र में। ये जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल होता है ये 4 to 10 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा होता है इसमें इंडिविजुअलिज्म वर्सेस, या आप कह सकते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो ऐसा क्या होता है इसमें? इसमें ये होगा कि बच्चा इसमें देखेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है। मतलब अगर उसकी मम्मी उससे कहते हैं कि जाओ बाहर से कोई सामान ले आओ, तो बच्चा उसमें देखेगा ना मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है ये 1 रुपये की टॉफ़ी और ले लेना, 1 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो मैं ये काम कर लूँगा। तो ये है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चा देखता है कि मेरा क्या फ़ायदा है। तो ये सब था प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि यहाँ पर उसकी खुद की कोई मोरालिटी ऐसा डेवलप नहीं हुई है, बाहर एक्सटर्नल जो मोरालिटी है वो उस पर थोपी गई है। ठीक है, अब सेकंड है आपका कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल ये आपको मिल जाएगा, ये कब तक होगा? 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज। और इसको आप बोलते हैं मोरल रियलिज्म। यहाँ बच्चा जो सोसाइटी के रूल्स हैं, सोसाइटी के लॉ और उसके ऑर्डर के हिसाब से अपनी मोरालिटी बनाएगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर मोरालिटी तो डेवलप हो जाती है सोसाइटी के रूल, सोसाइटी के ऑर्डर के हिसाब से, पर वो उन्हें क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे कि इसमें जो एक स्टेज है आपकी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, एंड सेकेंड इज, तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर जो बच्चा है गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा, गुड बुक्स में आना चाहता है वो। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन भी कहते हैं। यही है आपका गुड गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ये खास बात है इसकी। तो इसमें बच्चा, उसे पता है कि मुझे क्या है, मैम ने बोला कि भाई तुम बुक लेके आए हो, तो वो लेके आया है। ठीक है, क्योंकि वो टीचर के क्या है गुड बुक्स में आना चाहता है। और अगर कोई दूसरा बच्चा नहीं लेके आया तो तुरंत बता देगा कि मैम देखो देखो वो बुक नहीं लेके आया। तो व्हाट इज़ दिस, वो गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है, गुड बुक्स में आना चाहता है, वो अच्छे से अपना काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गुड बुक्स में आना चाहता है अपने टीचर या पेरेंट्स के। तो ये गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन,
लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो सोसाइटी ने लॉज बनाए हुए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसको स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो एम्बुलेंस में है, उसकी जान मरने वाली है और रेड लाइट है सामने, तो क्या उसे रेड लाइट क्रॉस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर जान की बात है किसी की, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो इनका ओपिनियन ये होगा कि नहीं कर सकता है वरना इंसान मर जाएगा, लेकिन जो इस टाइम पे बच्चे होंगे वो कहेंगे क्या कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि रेड लाइट पे यू हैव टू स्टॉप, ठीक है, यू कांट क्रॉस द रोड। तो ये वाली चीज़ जो है ये बच्चों के अंदर रहेगी, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, उसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के रूल्स और नियमों को जो है बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। नाउ थर्ड लेवल, आपका थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तो क्या होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आपके फिर से 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, और ये आपका ऑब्वियसली 13+ ईयर्स के बाद ही डेवलप होगा, और बहुत लोगों में तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी नहीं डेवलप हो पाती है, बट कन्वेंशनल लेवल तक तो सब में हो ही जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पहला स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली जो लोग हैं उनकी खुद की मोरालिटी हो जाती है। वो कहते हैं ऐसे नियम किस काम के जो इंसान के ही मतलब हमारी भलाई के लिए है, तो और हमारे ही भलाई में ना यूज़ हो। जैसे कि अगर मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ये जो है कोई व्यक्ति बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, एम्बुलेंस में है और उसे रोड क्रॉस करनी है, तो क्या वो कर सकता है अगर सामने रेड लाइट है, एम्बुलेंस? तो ये लोग कहेंगे नहीं, इंसान की जान तो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे क्रॉस कर लेना चाहिए। तो इस टाइप के जो लोग होंगे दे विल बी इन दिस कैटेगरी, इन दिस स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और एक है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाले लोग मतलब वो अपनी मोरालिटी पे अडिग हैं, वो नहीं हिलने वाले हैं, उनका कुछ वो बिना सोसाइटी की परवाह किए उन्हें जो सही लगता है इस टाइप का प्रिंसिपल बताएंगे। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, ठीक है, अहिंसा, उन्होंने कहा सामने वाला थप्पड़ भी मारे तो भी आप दूसरा गाल आगे कर लीजिए। तो इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं कि लोगों की भलाई के लिए भी हैं एक तरीके से, और उनका जो प्रिंसिपल है वो सोसाइटी इस चीज़ को नहीं मानती है, सोसाइटी का तरीका ये नहीं है, बट फिर भी अगर उसके रूल्स हैं वो उसके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, सोसाइटी के रूल्स हैं वो अगेंस्ट जाएंगे, वो उससे क्वेश्चन करेंगे, वो बोलेंगे ऐसा है तो ऐसा क्यों है, सही तरीका ये है और हमें ये फॉलो करना चाहिए। चाहे पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो फिर भी वो अपने प्रिंसिपल्स को लेकर के अड़िग रहेंगे। तो ये जो है ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और ये बहुत ज़्यादा कम लोगों में डेवलप हुआ। जैसे मैंने बताया फेमस एग्जाम्पल्स में ये आ गया आपके महात्मा गांधी, इन्होंने कहा अहिंसा होना चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। लॉजिकली सोसाइटी में ये सब कहाँ होता है, सोसाइटी तो इसके अगेंस्ट ही है, कहाँ ये सब चीज़ें एक्चुअली में फॉलो की जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपना जो प्रिंसिपल है वो इस तरह से रखा है, चाहे सोसाइटी के पूरे में अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। तो ये है आपके कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थियोरी का बेसिक अगर हम देखें तो। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन से लेवल पे कोहलबर्ग की जो मॉरल रीजनिंग है इस पे कौन से लेवल पे बच्चा जो है वो सोसाइटी के रूल्स या दूसरों ने जो रूल्स लगाए वो नहीं समझ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल लेवल, यानी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे की खुद की मोरालिटी डेवलप प्रॉपर नहीं हुई है, सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं,
किसने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहता है या उसे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो सिर्फ इसलिए उसकी मोरालिटी है। बाकी उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है कि सोसाइटी ने कोई रूल्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। Question 20. Which of the following factors contribute to growth and development during early childhood? Cultural practices, nutrition, play opportunities, quality of education. निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं? सांस्कृतिक प्रथाएं, पोषण, खेल के अवसर या फिर शिक्षा की गुणवत्ता। तो वी हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प चुनना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड के दौरान देखिए कल्चरल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। न्यूट्रिशन, प्ले अपॉर्चुनिटीज़ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। Question 21. Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statements and choose the correct option. Assertion A. To ensure assessment for learning, teacher-made tasks should be included for providing feedback to support student learning rather than use of standardized outcome performances. अभिकथन, अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग के बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन करने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। रीज़न, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर मोर अलाइंड विद असेसमेंट ऑफ लर्निंग रादर दैन असेसमेंट फॉर लर्निंग। कारण, मानकीकृत परीक्षा अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक संरेखित होते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि एजर्शन आपका क्या कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको जो है कांस्टेंट क्या है फीडबैक प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो इन्हांस होती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग ज़्यादा करते हैं रादर दैन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ज़्यादा करते हैं रादर दैन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो आप लोग कांस्टेंट फीडबैक लेने के लिए जो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए टीचर में टास्क यूज़ करते हैं ना बार बार बच्चों को, क्यों? ताकि असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सके, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि छोटा छोटा टॉपिक जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, सीखने के साथ साथ आप उसका आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन जो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आप ये देख रहे हैं कि आपने जो टोटल करा दिया है उसके बाद बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो क्या रीज़न है? तो अगर हम लोग देखें तो जो आपका एजर्शन है, रीज़न है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। Question number 22. Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. Read the statements and choose the correct option. Assertion: self-regulation and impulse control should be a vital component of school curriculum. अभिकथन: स्व विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। रीज़न: सोशियो इमोशनल स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन लर्निंग। कारण: सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने को विनियमित करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल्फ रेगुलेशन और इम्पल्स कंट्रोल इन्होंने बोला है कि स्कूल करिकुलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। इसका रीज़न इन्होंने क्या बताया है कि सोशियो इमोशनल स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यही सही कारण है।
है ना। क्यों सेल्फ रेगुलेशन और इम्पल्स कंट्रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है करिकुलम में, क्योंकि जो सोशल इमोशनल स्किल्स होते हैं वो अपनी लर्निंग को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन जो है बोथ, नहीं थर्ड ऑप्शन, नहीं सेकेंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। Question number 23. Given below are two statements, one marked as assertion A and the other as reason R. यानी कि ये भी assertion reason वाला question है। Assertion A. At any age, the teacher should focus on what the child cannot do rather than what they can do with help or support. अभिकथन, किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। Reason R. Lev Vygotsky proposed that learning should include only those behaviors that the child can do independently. कारण, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा इसने बोला है कि एजर्शन क्या कह रहा है कि टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए, बच्चा क्या नहीं कर सकता रैदर दैन कि बच्चा क्या कर सकता है विद द सपोर्ट। तो ये जो दर्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, टीचर को किस चीज़ पे ध्यान देना है, बच्चा आपके सपोर्ट से क्या कर सकता है उसी पे तो फोकस करेंगे, तभी तो आप उन्हें करवाएंगे। तो एजर्शन तो आपका गलत है। फिर रीज़न की अगर हम बात करें तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि किस बिहेवियर पे उन्होंने इंक्लूड करा है, बच्चा जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है। नहीं, लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं ZPD के, हम लोग पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, राइट, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD क्यों कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, क्या कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा पोटेंशियल है जो बच्चा अचीव कर सकता है, इस टास्क को अचीव कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है, बट विद द हेल्प ऑफ समवन्स सपोर्ट, वो आपका स्कैफोल्ड कह दीजिए या फिर मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से वो उस पोटेंशियल तक रीच कर सकता है। दैट इज़ उसी को हमने बोला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो क्या ज़ाइगोत्स्की कह रहे हैं कि लर्निंग में सिर्फ वो बिहेवियर है जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है? नहीं, सिर्फ वो नहीं है, वो भी है जो बच्चा किसी के सपोर्ट से कर सकता है। तो इसीलिए आपके ए और आर जो हैं वो दोनों ही गलत हैं, यानी थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24. इन जीन पियाजे's थ्योरी इंटेलिजेंस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ। जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल ओवर वंस बेसिक इंस्टिंक्ट्स, अपनी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना। सेकेंड ऑप्शन इज एबिलिटी टू यूज़ कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन इज कॉग्निटिव स्कीमास, संज्ञानात्मक स्कीमा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इमोशनल मैच्योरिटी, दैट इज़ भावनात्मक परिपक्वता। सो अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कॉग्निटिव स्कीमास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कॉग्निटिव स्कीमास के बारे में बात करते हैं। तो 24 क्वेश्चन का आपका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज संज्ञानात्मक स्कीमा सही उत्तर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन. According to Jean Piaget, intelligence is the ability to make changes in dash the building blocks of learning. जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि डैश सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। ऑप्शंस आर स्कीमा, कॉग्निटिव मैप्स, संज्ञानात्मक मानचित्र, एसोसिएशंस संघों, कॉन्सेप्ट्स अवधारणाओं। वेल तो ये वाला हम लोग प्रीवियस वीडियो में या फिर इसी वीडियो में हमने जो है बेसिकली कवर कर लिया था। जीन पियाजे की मैंने बताया था, तो उसमें क्या बताया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग क्या है आपका? स्कीमा में आप क्या करते हैं? एकोमोडेशन या फिर एसिमिलेशन करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26. ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, सेंसरी कैपेबिलिटीज़ एंड मोटर कैपेबिलिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ। शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएँ और गतिक कौशल किसके हिस्से हैं? सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट संवेदी चालक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। तो अगर आपका ग्रोथ वर्ड आ रहा है, ठीक है, बॉडी का, ब्रेन का, मोटर स्किल, सेंसरी कैपेबिलिटीज़, तो ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ असेसमेंट? आकलन के उद्देश्य क्या होने चाहिए?
फर्स्ट इज़ टू एनालाइज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज टू फाइंड आउट व्हाट दे नो एंड अंडरस्टैंड। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए कि वे क्या जानते हैं और समझते हैं। सेकेंड इज़ टू आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज। ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए। टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़। प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए। टू असाइन कंपैरेटिव मार्क्स टू स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को तुलनात्मक अंक देने के लिए। तो अगर हम लोग इन ऑप्शंस में से देखें तो देखिए असेसमेंट का क्या पर्पस होता है। एक तो आपको ये जानना कि बच्चा क्या जानता है, कितना उसे समझ आ गया जो आपने पढ़ाया, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, लर्निंग ऐप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चे के लिए क्या इफ़ेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी है, ये भी है। लेकिन उससे कंपैरेटिव मार्क्स प्रोवाइड करना ये एक पर्पस नहीं है असाइनमेंट का। तो 1, 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion, teachers should not associate learning with strict discipline because children do not learn effectively in an environment of fear and stress। अभिकथन, शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। रीज़न, अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कारण, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। तो इसमें जैसे इन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर फियरफुल और स्ट्रेस वाला होगा तो बच्चे इतने अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक सेंसिटिव पीरियड है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। बट आर जो रीज़न है वो किसी भी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A, that is option 1। यानी कि A और R दोनों सही हैं लेकिन A की R सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर हिंडर्ड बाय। समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती हैं? ह्यूरिस्टिक्स, अन्वेषण से, फंक्शनल फिक्सेडनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता से, एनालॉजिकल थिंकिंग, सादृश्य सोच से, यूज़ ऑफ एल्गोरिदम्स, कलन विधि के उपयोग से। वेल, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो वो किससे हिंडर होगा? फंक्शनल फिक्सेडनेस से। यानी कि आप किसी चीज़ को उसको यूजुअल जॉब के हिसाब से देख रहे हैं, आप कोई ऑल्टरनेटिव वे, ऑल्टरनेटिव तरीका जो है वो नहीं देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे हिंडर होगी? हिंडर मतलब किससे उसमें बाधा होगी, किससे उसमें रुकावट पैदा होगी? तो फंक्शनल फिक्सेडनेस से होगी। क्वेश्चन नंबर 30, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की आलोचना। Emphasizing biological influences in the process of development at the expense of socio-cultural factors। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभावों पर जोर देने के लिए की गई है। Overlooking the role of genetics and biology in course of learning। अधिगम की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है। गिविंग इम्पॉर्टेंस टू स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई है। कंसिडरिंग प्रोमिनेंस ऑफ इमोशनल फैक्टर्स इन फॉर्मिंग मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों की प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। तो लेव वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो इनको बेसिकली इनकी थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज़ करा गया है कि उन्होंने ज़्यादा सोशल, कल्चरल, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे ध्यान दिया है रैदर दैन जेनेटिक्स। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। उन्होंने जेनेटिक्स पे या बायोलॉजी पे, लर्निंग पे ज़्यादा उसका रिलेशन या उस पर उन्होंने ध्यान कम दिया है। ओवरलुकिंग द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी इन कोर्स ऑफ लर्निंग। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इसी सीटेट फेब 2026 के। तो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।